Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our class. Welcome to our DNA news classes. So ये जो है डेली न्यूज एनालिसिस द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों से ही है. ओके सो आज की जो क्लासेस आज के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. अभी जो है सबसे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी मॉड्यूल क्लास जो है that is going on, that has been started and going on also. Apart from that, these are the courses which were started on 26th of June. आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं तो you can join these. Philosophy optional, main, this is core enrichment program of philosophy, essay program also. So any of these courses you can join. जो भी classes miss हो गई हैं उसकी recorded आपको मिल जाएंगी, so don't worry about that, right? Apart from that, if you want to ज्वाइन सी सेट पेपर 2 बैच तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, ये जो है अभी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगी तो सी सेट पेपर 2 यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल. इन सभी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यू कैन गेट इट ऑन दी tathastuics.com or by calling on any of these numbers you can get complete details. And apart from that you can visit our office also. Okay, चलिए, so let's get started विद द वेरी फर्स्ट थिंग. ये जो कि एक्चुअली एक इमेज है एंड ये जो आप पूरा यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक ये जो पूरी जाल बिछी हुई देख रहे हैं दीज आर द सोलर पैनल्स बेसिकली. कहाँ पे हैं ये सारे के सारे? तो यू कैन फाइंड इट कि ये चाइना में है. चाइना की जो यांगजी प्रोविंस है वहाँ पे है ये. अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एज यू कैन सी. तो इन्होंने जो है अपना सोलर एनर्जी का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं. Next topic is in Varanasi turtles. In Varanasi, turtles help clean the Ganga. Okay, तो नमामि गंगा प्रोग्राम, ठीक है, एंड गंगा की जो क्लीन करने के पर्पज से जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, राइट. उसके साइड साइड भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कुछ का रिहैबिलिटेशन, ठीक है, तो जिसमें से कि ये टर्टल्स का रिहैबिलिटेशन भी है. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि टर्टल्स और गंगा का क्लीन करना ये दोनों को ही जो इन्होंने को रिलेट कर दिया, राइट. टर्टल्स को हमको रिहैबिलिटेट करना है, राइट, एंड गंगा को भी क्लीन करना है. सो ये टर्टल्स को इन्होंने यूज किया किस चीज के लिए? गंगा को क्लीन करने के लिए. तो गंगा में ये जो टर्टल्स हैं इसको वहां पे ये लोग डाल देते हैं पानी में. एंड गंगा नदी हर किसी को पता है कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है व्हेन इट कम्स टू द हिंदू रिलीजन, राइट. एंड बहुत सारे जो लोग हैं वो डेड बॉडीज भी उसमें डाल देते हैं, राइट, ऑफ द वेरियस थिंग्स, ठीक है, अलग अलग चीज़ों की भी जो है डेड बॉडीज एनिमल्स की भी उसमें डाल देते हैं करके. आई माई सेल्फ हैव सीन दैट, राइट. सो इसमें क्या होता है कि डेड बॉडीज हैं, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लावर्स ऑल्सो पूजा करना है, नॉन तो फ्लावर्स ऑल्सो आर बीइंग मतलब इसको भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है. तो इन सारी चीज़ों को जो है खत्म कर देती है. कैसे करती है? तो ये दे ईट ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसको जो एक तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है. तो ये टर्टल्स जो हैं इनका नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है. तो ये वाला काम भी हो गया, प्लस गंगा जो है वो भी क्लीन हो गई. तो एक पंथ दो काज वाले काम हो गए यहाँ पे, ठीक है. तो वही चीज जो है ये पूरे आर्टिकल में बेसिकली यही एक पॉइंट को कहा गया है. एंड ये जो रिहैबिलिटेशन बेसिकली होती है उसको ये किस तरीके से करते हैं, उससे पहले क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वही सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन करी गई हैं. ओके, वही सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है. In 2014, the Wildlife Institute of India and the Ministry of Forest joined hands with the National Mission for Clean Ganga. Okay? वाइल्ड लाइफ 2014 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ये दोनों ने जो है हाथ मिला लिया, ठीक है. हाथ मिलाया किस पर्पज से? गंगा को क्लीन करने के पर्पज से, ठीक है. तो इन दोनों ने मिलके हाथ मिलाया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये जो प्रोग्राम है इस चीज के लिए, विच इज दी एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग दी नमामि गंगे प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मतलब इस चीज में कौन कौन इन्वॉल्व है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, उसके अलावा जो है एनएमसीजी दैट इज दी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. ओके, तो ये तीनों मिले हुए हैं, राइट. एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली डूइंग इन ऑर्डर टू proceed ahead with the turtle rehabilitation and the clean ganga program. यहाँ पे जो नमामि गंगे प्रोग्राम की
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गई, राइट। सो दिस इज द वन विच हु आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। तो about a dozen of the 29 turtle species in India, both herbivores and carnivores, help clearing the rotten or half burnt human bodies as well as flowers dumped into the river here. तो यहाँ पे जो है 29 टर्टल स्पीशीज जो हैं, जिसमें कि हर्बीवर्स भी हैं, कार्निवर्स भी हैं, तो वो जो है आप ये पानी में रख दे रहे, पानी में जो है इनको छोड़ दे रहे हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग, हाफ बर्न बॉडीज जो होती हैं, जो रॉटन बॉडीज जो होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उन सभी को दे आर क्लीनिंग अप, बेसिकली उन सबको जो है वहां से ये हटा दे रहे हैं। ओके 2017 के टाइम पीरियड से अभी तक इन्होंने लगभग जो है रफली अराउंड 5000 टर्टल्स को ऑलरेडी इसमें इन्होंने डाल चुके हैं, इसको जो है इसमें एक तरीके से जो छोड़ चुके हैं, राइट। इस साल इन्होंने 1000 और तो लगभग 6000 जो है अभी तक इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने जो है डाल दिया है। गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1980s में स्टार्ट हुआ था। The center has so far released over 40,000 turtles into the river. तो as of now ये अगर पूरा टोटल कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो अभी तक 40,000 जो टर्टल्स है वो रिवर में छोड़े जा चुके हैं, ठीक है, गंगा रिवर में जो है उसको छोड़े जा चुके हैं। 2014 में इन 2014 द सेंटर गॉट रिन्यूड अटेंशन, यहाँ पे जो है फिर से अटेंशन मिली 2014 में, क्योंकि गंगा को क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, मतलब और ज़्यादा फोकस्ड वे में करने लगे। वाई, बिकॉज ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके इट जस्ट लाइक कि एक ही चीज़ को करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं वो करे जा रहे हैं, जैसे कि ये गंगा क्लीन करने का पर्पस एक हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि पोवर्टी भी होगी, है ना, तो लोग क्या करते हैं, पोवर्टी को, ये पॉलिटिशियंस जो है पोवर्टी को एराडिकेट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं। हर बार हर कोई जो है आता है और नया प्रोग्राम लेकर के आता है, काम सबका वही होता है, एम सबका वही होता है, बस द थिंग इज दैट हम आए तो नया लेकर आए, दैट्स इट। खैर, तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत इसको जो है रिन्यूड तरीके से जो है इसको अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे जो एक मेन चीज आ जाती है कि इस प्रोग्राम को जो है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाउ द टर्टल्स एक्चुअली दीज टर्टल्स आर हेल्पिंग आउट, ठीक है। तो टर्टल्स को जो है बेसिकली पहले ये लोग नर्चर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इनकी जो टीम होती है वो कोस्टल रीजन से टर्टल्स के एग्स जो होते हैं वो लेकर के आते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ये कोस्टल रीजन कहाँ के, चंबल रीजन से है, जो यहाँ से ये टर्टल लेकर के आते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्टल की एग्स होती हैं उनको 70 दिन तक 70 डेज तक मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद इनको क्या कहते हैं, एंड दे आर केप्ट इन अ रूम, ठीक है। अब इसको ऐसे रूम में रखा जाता है जहाँ पे हैचिंग का पूरा सिस्टम उस हिसाब से जो उसको प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, एंड वहीं पे जो है इनकी ऑब्जर्वेशन और सारी चीजें करे होते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर फिलिंग द ग्राउंड विथ वाटर एंड प्लेसिंग ब्रिक्स अटॉप, अभी जो है ग्राउंड को पानी से भर गया, उसके बाद जो है उधर ब्रिक्स रख देते हैं, एंड उनको जो एग्स हैं उनको बरी कर दिया जाता है सैंड में, इन द वुडन बॉक्सेस, जो वुडन बॉक्सेस होती हैं उसी में जो है ये एग्स को रख देंगे। एंड एक बॉक्स में वो 30 एग्स ही रखते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से, साइज के हिसाब से बेसिकली ये सारा काम जो है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बॉक्स है तो भी 30 ही है और इतनी बड़ी बॉक्स है तो भी 30 है, बेसिकली साइज का कमाल है यहाँ पे। हैचिंग का ये जो प्रोसेस है वो 27 to 30 डिग्रीज की जो सेल्सियस का टेम्परेचर है ये भी मेंटेन करके रखना होता है। एंड बिटवीन दी जून एंड जुलाई, अभी वाला जो ये टाइम पीरियड, जून एंड जुलाई के टाइम पीरियड में मतलब ये हैचिंग कर रहे हैं वहाँ पे। ओके सो दिस इज बीइंग डन, एंड ये सारी चीजें जो है वो मॉनिटर करी जाती है। ओके एंड इसको आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया जो है, इसमें रखे रहते हैं, उसी में जो है इनको 2 साल तक इनका पूरा जो है ध्यान दिया जाता है, केयर किया जाता है, एंड देन दे आर रिलीज्ड इन द रिवर। पूरी तरीके से अच्छे से नर्चर किया, सब कुछ किया, उसके बाद जो है इनको रिवर में छोड़ दिया जाता है।
द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा हैज इम्प्रूव्ड। जब से ये टर्टल्स को इंडक्ट किया गया है गंगा रिवर में, तब से एक्चुअली क्या हुआ है कि क्वालिटी जो है वो गंगा रिवर की काफी ज्यादा बेटर हो गई, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है इन्होंने बेसिकली वहां पर क्लीन कर दिया है। एंड इम्प्रूवमेंट्स इन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, fecal coliform and dissolved oxygen levels were seen during the water quality checks. So it means that इनका जो है अच्छा खासा impact हमको रिवर गंगा में देखने के लिए मिला है. So this is a positive point over here, right? चलो कल अभी जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज दी women only courts for alternative dispute resolution. Okay, this is the one. So जो सेंटर है उन्होंने अभी रिसेंटली एक नया यूनिक इनिशिएटिव जो है वो लेकर के आए हैं, दैट इज दी नारी अदालत. ओके, सो नारी अदालत नाम से जो है वो एक नई अदालत लेकर के आ रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव. एंड ऑब्वियसली बात है, नाम से आपको पता चल रहा है दीज अदालत आर ओनली फॉर दी विमेन. ओके, तो ओनली फॉर द विमेन इट हैज बीन डन. ठीक है, नाउ ये जो अदालत है दीज विल बी एट दी विलेज लेवल. ओके, एंड ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम के तौर पे जो है ये काम करेंगी. कौन कौन से इश्यूज को लेकर के? डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर जो पेट्रियार्कल सिस्टम जो है उस चीज को काउंटर करने के लिए. ओके, इसके बारे में डिटेल अभी हम आगे देखते हैं. पॉलिटी जीएस पेपर 2 में आपका यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पे जो है ये नारी अदालत काम करेगी. ओके, तो एक बार हम ये जान लेते हैं कि ये एडीआर बेसिकली है क्या. ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है. एडीआर नाम से ही आपको क्लियर हो गया. ओके, इनका काम क्या होता है? डिस्प्यूट्स जो होती हैं उनको सेटल डाउन करना, right? And all these are supposed to be done without intervention of judicial institutions and that of the trial. यहाँ पे ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, विदाउट. ओके, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोर्ट्स होती हैं, तो कोर्ट्स के अलावा है, ये ऑल्टरनेट है. तो विदाउट ट्रायल्स या फिर कोई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरवेंशन से आप जो है कोई भी जो डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन कर रहे हैं, मतलब कोर्ट में जाने से जो है वो आपको रोक रहे हैं कि पहले खत्म करो यार, वहां जाओगे सालों सालों लगे रहोगे, इससे अच्छा कि यहीं पे हम इसको रिजॉल्व कर रहे थे. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, it offers a way to resolve various types of matters. different types of matters जो है उसको resolve करने के लिए help करता है, जिसमें कि civil, commercial, industrial, family disputes, and all of these are supposed to be done through the negotiation and the settlement. settlement कर लेते हैं, पैसा लेते करके settlement कर लेते हैं, बातचीत करके settlement कर लेते हैं. okay, why to go to the court? so those kind of things. so civil, commercial, industrial and the family disputes, 4 तरीके की चीजें आ गई इसमें. इसमें एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी जो है उसको इन्वॉल्व किया जाता है इन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड असिस्टिंग द पार्टीज इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट. ठीक है, तो थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाएगा. 2 पार्टी हैं भैया, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर कि आप आइए और चीजों को जो है वो रिजॉल्व करिए. ओके, सो जो थर्ड पार्टी है वो आएगी, इट विल बी फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन एंड असिस्टिंग द पार्टीज इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट. ओके, तो जो पार्टीज है उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, टग ऑफ वॉर जो चल रहा है उस चीज को रिजॉल्व करने में दे विल बी हेल्पिंग आउट, राइट. ADR is not adversarial and it aims to reach the best resolution for everyone. ऐसा नहीं है कि जो बेसिकली ये कुछ गड़बड़ काम करने के एम से, इसका मेन एम ये रहता है कि बेस्ट रेजोल्यूशन हर किसी के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है वो उस तरीके से रिजॉल्व कर देना. एंड एक तरीके से जो बर्डन होता है कोर्ट्स में भागदौड़ करना एंड ऑल, वो वाला बर्डन को हटाने का, रिड्यूस करने का काम जो है इनका है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट एम्स एट. एडीआर डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका आ गया आर्बिट्रेशन, कंसाइलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन. ठीक है, और भी हैं, राइट. फिलहाल हम इतना कर लेते हैं. ओके,
कौन सा है? आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, आप जो भी डिस्प्यूट हो उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसके थ्रू कर रहे हैं। सावन हो गया, ग्रीन कलर यूज करते हैं, है ना? तो आर्बिट्रेशन जो है इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है थ्रू एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन ऑन दी पार्टीज। तो यहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल के थ्रू, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा, वहां वो जो है रिजॉल्व करेगा इशू को, जो कि दोनों ही जो पार्टीज होंगी उन पे क्या होगा, बाइंडिंग होगी। ओके, कंसाइलिएशन, इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है दिस इज नॉन बाइंडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ गया, व्हाट इट इज, नॉन बाइंडिंग विद अ न्यूट्रल कंसाइलिएटर असिस्टिंग पार्टीज इन रीचिंग म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी सेटलमेंट। कंसाइलिएशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, ठीक है? तो कंसाइल एक तरीके से नॉन बाइंडिंग है, लेकिन लोगों को बैठा करके जो दो पार्टीज है बोले भैया शांति से बैठो, पानी वानी लो, एंड उसके बाद जो है कथा सुनते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि ऐसा कर लेते हैं। ओके, ठीक है? तो कंसाइलिएशन एकदम तुमको बैठा करके समझा बुझा करके जो चीजें उसको रिजॉल्व करते हैं, लेकिन दिस इज नॉन बाइंडिंग। नेक्स्ट कम्स द मीडिएशन, involves mediator helping parties reach mutually acceptable resolution without making a decision। इसमें जो है वो डिसीजन नहीं कर रही है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, दे आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, बट वो दोनों से ही जो है वो बात करके म्यूचुअली एक चीज पे आकर के उस चीज को रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि भैया आप जो मोल भाव करते हो, ओके, बार्गेनिंग करते हो, उसमें बेसिकली क्या होता है बार्गेनिंग में, सो व्हाट यू आर डूइंग कि सामान 300 की बोली, आपने 100 बोला, ठीक है, 150 बोला, चलो ठीक है। तो अब वो जो मोल भाव दोनों में हो रहा है करके, तो किसी ने आया बीच में कि भैया संभाल लो, आराम से कर लो, ऐसा करो कि दोनों जो है उस चीज को डील कर ले, मतलब उसी हिसाब से रेट डिसाइड कर लो। तो सपोज की पर्सन ने कह दिया कि चलो ठीक है, ना तेरा ना मेरा 200 रुपए करते हैं, ठीक है, या फिर 175 कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों ही खुश हो गए। तो वैसा ही कुछ जो है मीडिएशन वाला काम। ओके, नेक्स्ट कम्स दी negotiation, direct discussions between the parties without the involvement of a third party to arrive at a negotiated settlement। तो इसमें क्या है, जो दो पार्टीज हैं, ओके, वो डायरेक्टली एक दूसरे से अपनी जो है वो बातें कन्वे करके अपने में ही प्रॉब्लम को उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। ओके, सो दैट इज द नेगोशिएशन, राइट। नेक्स्ट कम्स दी लोक अदालत। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत आर वॉलंटरी एजेंसीज, ठीक है? अपना जो इंडिया है यहाँ पे ये एक लीगल सिस्टम है, मतलब इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसमें ये एक वॉलंटरी एजेंसी है लोक अदालत, वेयर पार्टीज एंड जजेस वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डिस्कशन, परसुएशन एंड म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, एक अदालत बैठा ली, जज है वहां पे, ठीक है, एंड वहां पे जिनको भी डिस्प्यूट है वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं एंड ऑल, वो सारी चीजें हो रही हैं, एंड देन उसके बाद जो है म्यूचुअली कंसेंट के साथ वो काम अपना कर लेते हैं, ठीक है, रिजॉल्व कर लेते हैं, परसुएट करे, डिस्कशन किए, परसुएट किए एक दूसरे को, उसके बाद जो म्यूचुअली एक जगह पे उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये चीज जो है मानते हैं, रिजॉल्व हो गए। तो लोक अदालत वाला सिचुएशन है, ठीक है। These courts have statutory status under the Legal Services Authorities Act of 1987, राइट। तो लोक अदालत से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, स्टैट्यूटरी स्टेटस है एंड ये किसके अंतर्गत आती है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ओके, इसके अंतर्गत आती है। ये दो पॉइंट जो है वो पक्का ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पे जो जजेस हैं दे आर सिटिंग ओवर देयर, ओके। लोक अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है, ओके, लोक अदालत हैव जुरिस्डिक्शन ओवर पेंडिंग केसेस एंड प्री लिटिगेशन मैटर्स, ओके, जो पेंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है, एंड प्री लिटिगेशन के लिए भी फाइल नहीं किया, उससे पहले के जो है जो मैटर्स उसके ऊपर दे हैव द जुरिस्डिक्शन, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ फाइनल एंड द बाइंडिंग डिसीजन, सो दे कैन प्रोवाइड द फाइनल एंड द बाइंडिंग डिसीजन ऑन दीज काइंड ऑफ मैटर्स, प्री लिटिगेशन एंड दैट ऑफ द पेंडिंग केसेस, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की कोर्ट फी नहीं ली जाती है, सो दिस इज गुड एक्चुअली।
आपको जो जजेस के पेमेंट्स, जजेस नहीं सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लॉयर्स के लिए, जो लॉयर्स को जो बेसिकली पैसे देने होंगे तो वो वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहीं पे जो है आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो कोर्ट फीस पेबल व्हेन अ मैटर इज फाइल्ड इन अ नो कोर्ट फी इज पेएबल व्हेन द मैटर इज फाइल्ड इन अ लोक अदालत। तो ये वाला सीन जो है लोक अदालत के अंदर है। अब आते हैं हमारा जो ये मेन पूरा है टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू दी नारी अदालत, ठीक है। तो हम सभी को पता है नारी अदालत बोले तो विमेन्स कोर्ट, औरतों का कोर्ट, ठीक है। ये जो स्कीम है ये कौन रन करेगी, वेरी ऑब्वियस, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सिंपल सा काम है। ओके, दिस विल बी रन बाय दिस अंडर दी सब स्कीम ऑफ, किस स्कीम के अंदर एक्ट करेगी, मिशन शक्ति के अंतर्गत। एंड यहाँ पे मिशन शक्ति के अंतर्गत ये काम करेगी, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेंस में भी आप जो ये सारी चीजों को लिख सकते हो। फॉर्डर के तौर पे जो है वो काम करेगी, क्योंकि विमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी। ओके, इट फोकसिंग ऑन द विमेन्स सेफ्टी, ठीक है। नारी अदालत होने का मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि सेफ्टी इज द बिगेस्ट पॉइंट एनीवेयर, राइट। सो विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट, 3 पॉइंट्स, ठीक है। विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड दैट ऑफ द एम्पावरमेंट। ओके, दिस इसको कैसे लॉन्च करेंगे, पायलट बेसिस पे लॉन्च करेंगे, मतलब पहले कुछ एरिया में, फिर कुछ एरिया में, फिर कुछ एरिया में, ओके, एंड इसी तरीके से पूरी इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो पहले जो है 50 विलेजेस में इसको लॉन्च किया जाएगा, असम एंड जम्मू कश्मीर के रीजन्स में दिस विल बी लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट। फिर उसके बेसिस पे जो है देखा जाएगा कि क्या इसमें प्लस है, क्या नेगेटिव है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो है उसमें चेंजेस करके देन नेक्स्ट बैच में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। Implementation will be done in collaboration with the Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development and Common Service Centers। 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेट कौन कौन कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो है ही है, ठीक है। वो किसके साथ मिलके काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विलेज में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट विलेज में डेवलपमेंट कर रहे हैं इसलिए, एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स आल्सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम द डिटेल्स कि हाँ भाई ऐसे 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 ऐसा इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से उठ के आया, तो ये कॉन्सेप्ट आया पारिवारिक महिला लोक अदालत जो है यहाँ से। ओके, इसको पहले रन किया जा रहा था, नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है ये इनको रन करती थी, पारिवारिक महिला लोक अदालत, ठीक है। तो नारी अदालत जो है इसमें 7 से 9 मेंबर्स रहेंगे, 7 to 9 मेंबर्स रहेंगे, एंड इंक्लूडिंग इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर्स, इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर्स जो है वो भी इसमें रहेंगी, मेंबर्स एंड विमेन विद सोशल स्टैंडिंग नॉमिनेटेड बाय द विलेजर्स। तो विलेजर्स नॉमिनेट करेंगी वैसी औरतों को, एंड प्लस जो इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं वो भी इसके मेंबर रहेंगे। कोर्ट का फोकस क्या रहेगा नारी अदालत का, तो फोकस है रिकंसाइलिएशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल, रेजिंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड दैट ऑफ द एंटाइटलमेंट्स। औरतों को तो सबसे पहले जागरूक करना जरूरी है कि आपका हक क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, आपके जो एंटाइटलमेंट्स है वो क्या हैं, आप किन चीजों की हकदार हैं, राइट। तो ये सारी चीजें पहले समझानी है। उसके अलावा जो भी ग्रीवेंस वाला जो काम होता है, अगर कुछ भी जो है डिस्प्यूट है या फिर जो उनको दिक्कत है फैमिली को लेकर के, तो वो सारी चीजें, राइट। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल वाला सीन है, रिकंसाइलिएशन कराना है। ओके, तो ये 3 जो हैं इसके पर्सपेक्टिव हैं कि दैट दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर। ओके, सिग्निफिकेंस यहाँ पे नारी अदालत के लिए क्या हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि एक तो लेडीज से रिलेटेड केसेस हैं, तो जल्दी जल्दी चीजें जो हैं वो रिजॉल्व होने वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। नारी अदालत विल एड्रेस दी इंडिविजुअल केसेस, ठीक है, एक एक केसेस इंडिविजुअल, हर किसी की जो केस है सुनने का है यहाँ पे, तो कि इंडिविजुअल केसेस। अवेयरनेस जनरेट करने का है, तो ये अवेयरनेस किन किन चीजों से रिलेटेड करेंगी, तो गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स जो है,
बहुत सारे सोशल स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट बेसिकली किन के लिए ला रही है, विमेन के लिए ला रही है, तो दोज आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो स्कीम्स करना, राइट। नेक्स्ट इज कलेक्ट फीडबैक टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। अब फीडबैक लेना, हाँ भाई आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं, क्या दिक्कत फेस कर रहे हो एंड ऑल, यू नो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजों को देखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी तो फीडबैक लेने की वजह से यू विल बी इम्प्रूविंग, है ना। जैसे कि मेरी क्लासेस होती हैं तो उन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, आई कीप ऑन आस्किंग कि हाँ भाई रिव्यू क्या है, क्या सोचते हो, बच्चे जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं काउंसलर से, देयर ऑल्सो आई कीप ऑन आस्किंग कि अभी आर यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, what are those, right? So all those kind of things I keep on asking, क्यों, for the improvement purpose, for the addition kind of purpose, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं क्या, है ना, एडिशन निगेशन इन सारी चीज़ों के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाइड होती है। ओके, देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ, यू नो, हमेशा आप चाहे कितने भी बेस्ट क्यों नहीं हो, बट ऑब्वियस सी बात है कि और भी बेटर करने की बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस रहते हैं, but you can do this, you can do that and all, okay, that is there. Now they will provide assistance and address grievances also. आपको जो है असिस्टेंस चाहिए, हाँ क्या कैसे एंड ऑल, अगर कोई केस लेकर जाना है तो कैसे करना है, वो असिस्टेंस देना एंड ऑल, एंड ग्रीवांसेस अगर किसी विमेन के या फिर गर्ल्स के होते हैं लोकल कम्युनिटी के अंतर्गत, तो वहीं पे जो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना, सो दिस इज क्वाइट गुड एक्चुअली। Next comes objections overruled, forest bill gets to house unchanged. So forest bill जो है उसको बेसिकली बिना चेंज किए जो है वो सेंड कर दिया गया है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उन्होंने जिनको की अपॉइंट किया गया था इन ऑर्डर टू रिव्यू दिस फॉरेस्ट बिल, तो उन्होंने उस चीज को जो है पास कर दिया है, राइट, एंड दिस वाज डन। ये जो नया फॉरेस्ट बिल था बेसिकली वो अमेंडमेंट करनी थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ठीक है, तो उसको जो है चेंज करने के लिए, उसमें अमेंडमेंट्स करने के लिए, तो पार्लियामेंट्री, आप सभी को शायद पता ही होगा, आई होप सो, कि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है, जैसे कि डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में किसी चीज़ों को लेकर, कोई बिल को लेकर के डिस्कशन हुआ, ठीक है, वहां से पास हो गया, तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, तो उनको दे दिया गया कि भाई आप देखिए इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कुछ एडिशन है, कोई निगेशन है, मतलब जो भी चीजें करनी है आप सजेस्ट करिए, ठीक है। सो दैट इज बीइंग डन ओवर देयर। अगर एक बार जब उनसे पास हो जाता है तो फर्दर फिर आगे की तरफ इसको मूव ऑन कर देते हैं, तो इनका जो है रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड दे टेक अ 360 डिग्री लुक उन सारी चीजों में। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है ये भी चीज देखो, तो बहुत सारे लॉज एक्चुअली इंडिया में हैं जिनको की चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ब्रिटिशर्स के जमाने के है ना, तो दे नीड टू बी चेंज्ड, राइट। So was formulated to manage timber and other forest resources and allows the state governments to declare forest land as reserved or that of the protected area forests, ठीक है। एक्ट के अंतर्गत जो है वो बेसिकली करते क्या है, कौन सा फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, कौन सा जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा, कौन सा जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा, वो सारी चीजें, ओके। देन 1980 का कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में, इट वाज देयर, इट केम एक्चुअली, कंजर्वेशन है ना, तो ठीक है, तो जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी काफी लार्ज स्केल पे, उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए, तो एकदम धड़ल्ले से जो कटाई चल रही थी डेवलपमेंट के नाम पे, तो उसको रोकने के लिए, ओके, एंड requires the central government's approval for diverting forest land and for non-forest purposes. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट अप्रूवल मिलेगा तभी जो फॉरेस्ट लैंड है, ओके, उसको ट्रांसफर किया जाएगा नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, कि वहां पे फॉरेस्ट नहीं, बेसिकली आप किसी और काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं,
ओके तो वो चीज जो है वो कैसे होती है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू, उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये सारे काम होते हैं। 1980 का जो ये एक्ट था, इट इम्पोजेस द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। इट बेसिकली स्टॉप्स दिस थिंग, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू, सी गवर्नमेंट्स अप्रूवल ओवर हियर, राइट। अभी ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, इट मॉडिफाइज द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग द फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम द एक्ट। अभी यहाँ पे जो बेसिकली क्राइटेरियाज थे 1981 में, ठीक है, तो वो क्राइटेरिया जो हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली चेंज कर रहे हैं। ओके, दे आर चेंजिंग इट कि भाई इसको जो है हटाओ और इसको इंक्लूड करो, क्या पॉइंट्स है, वी विल बी सीइंग दैट। तो वो क्राइटेरिया चेंज करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो है ये काम हो रहा है। ओके, ये बिल जो है उसी चीज को बेसिकली यहाँ पर फोकस कर रहा है। की फीचर्स क्या है, ये जो अभी अमेंडमेंट बिल है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, लैंड अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है ये बिल बेसिकली दो टाइप के लैंड्स जो हैं, दो टाइप के लैंड्स उनको इंक्लूड करती है इस एक्ट के अंतर्गत। एक है लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज द फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और एनी अदर लॉ, एंड द लैंड विच इज नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी। तो दो टाइप की लैंड हो गई। एक लैंड जो कि नोटिफाई कर दी गई है, जिसको कि बेसिकली डिक्लेयर कर दिया गया है 1927 के एक्ट के अकॉर्डिंग कि ये फॉरेस्ट है, ओके। और दूसरी कौन सी, वो जो कि उस कैटेगरी में नहीं आती है। दो तरीके की लैंड हो गई, राइट। सो but this has been notified as a forest after the October 25, 1980 in a government record, right। तो अभी हमने समझा गया दो टाइप की फॉरेस्ट है, एक तो जो 1927 के अकॉर्डिंग जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि जो ये क्या है, बेसिकली फॉरेस्ट लैंड है। दूसरी जो कि फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आती है, ओके, लेकिन 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो है उनको फॉरेस्ट बोला जा रहा है। Okay, so that is the thing. Now exempted categories of the land, exempted है कौन सी, certain types of land such as forest land along a rail line or public road maintained by the government are exempted from the provisions of the act. इस टाइप की जो लैंड है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी जैसे कि रेल लाइन है, इसके आसपास भी ट्रीज है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ट्रेन पे जो है हाथी मारे गए, मतलब जो रेल की पटरी है उस पे हाथी लोग मारे गए, हाथी मारे गए, कैसे, क्योंकि ट्रेन की वजह से कट गए, ओके, सो दे डाइड बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं इसके आसपास उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, ओके। और पब्लिक रोड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, इन सारी चीजें, या फिर रेल लाइन या फिर पब्लिक रोड के आसपास जो फॉरेस्ट एरियाज आते हैं उनको। Assignment or leasing of the forest land. The bill extends the requirement of prior approval from the central government for assigning forest land to any entity, including those owned and controlled by the government. तो अगर गवर्नमेंट भी किसी तरीके की कोई एंटिटी अगर ओन करती भी है, then also those entities need to have the प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको जो गवर्नमेंट से है प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ मतलब अगर फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन जो है, कोई जो पॉइंट जो है वो बेसिकली इंक्लूडेड है यहाँ पर, ओके। सो परमिटेड एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट लैंड, अब फॉरेस्ट लैंड में जो है क्या टाइप की एक्टिविटीज अलाउड है, लेट्स चेक दैट आउट। सो दैट विल बी, द बिल स्पेसिफाइज एडिशनल एक्टिविटीज दैट विल बी एक्सक्लूडेड, okay, that will be excluded from the non forest purposes, and these includes the zoos, zoo जो है बच्चों को ले जाते हैं और, तो that will be excluded, safaris, eco tourism facilities, silvicultural operations and other purposes specified by the central government। तो ये जो additional activities है ये non forest purposes वाले, तो इनको exclude कर दिए जाएंगे। पावर्स टू इशू डायरेक्शंस, अब किसके पास पावर्स है, कैसे पावर्स है डायरेक्शंस इशू करने के लिए,
बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो किसके पास पावर आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इज हैविंग द पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट टू एनी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस देगा इम्प्लीमेंटेशन के पर्पस से कि कौन जो है, कौन सी अथॉरिटी जो है उस, या फिर कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है विच विल बी डूइंग दिस थिंग, एंड दिस विल बी डन and any of these organizations, जो भी organizations होंगी, authority होंगी, these are supposed to be authorized, I mean recognized by the central और स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो उनके साथ उनसे जो है इनको एक तरीके से रिकॉग्निशन मिला होना चाहिए. ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ गया हमको परमिशन दे दो तो ठीक है दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए. ओके, दैट इज द थिंग. पॉजिटिव टेक अवेज क्या है यहाँ पे इस इम्प्लीमेंट को लेकर के? लेट्स चेक दैट आउट. तो यहाँ पे क्या है? हियर द अमेंडमेंट्स प्रोवाइड क्लैरिटी. ओके, यहाँ पे एकदम क्लियर कट आपको क्लैरिटी दे दिया है कि ये जो एक्ट है डज नॉट अप्लाई. कहाँ पे ये एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होती है. एंड वेयर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशंस ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड potentially increasing tree cover and aiding India's goal of becoming the net zero in emissions by 2070. क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दिया है कि कहाँ पे ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता नहीं है. कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशंस या फिर जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उनका किस तरीके से वहां पे उसका यूसेज होना है एंड ऑल इन, एंड फॉर द ट्री कवर पर्पस हाउ इट कैन बी डन बेसिकली. तो इस टाइप की चीजें जो है वो सारा चीज एकदम क्लियरली बता दिया है कि क्या कैसे एंड ऑल. ओके, क्या है इसमें इंक्लूडेड, क्या नहीं है इंक्लूडेड, कहाँ पे क्या होना है उस टाइप के सारे इंफॉर्मेशन दे दिया है. यहाँ पे इस अमेंडमेंट ने रिमूव कर दिया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेशनल सिक्योरिटी. ओके, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए. सो हमारा जो है सिक्योरिटी दैट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट. नेशनल सिक्योरिटी वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज से. जब हम रहेंगे तभी तो देश रहेगा, देश रहेगा तभी हम रहेंगे, है ना. सो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस एंड फॉर द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द कम्युनिटीज हु आर लिविंग नियर बाय द फॉरेस्ट एरियाज. तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस पुट ऑन किए गए थे उन कम्युनिटीज के ऊपर जो कि फॉरेस्ट के आसपास रहते थे एंड दे वर नॉट सपोज टू गो इनटू द फॉरेस्ट एंड कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स एंड ऑल. फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस वो कौन से स्पेसिफाई एंड ऑल, तो उस टाइप की जो चीजें हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अगर उनसे उन सारी चीजों से मिलती है तो वो रेस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ से हटा दिए गए. ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली डन. क्रिटिसिज्म ऑफ द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल. अब क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑब्वियसली बात है, जब कहीं पे पॉजिटिव चीज है तो वहां पे नेगेटिव चीजें भी क्रिटिसिज्म. जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट कैसी होगी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सम critics argued that the amendments dilute the Supreme Court's 1996 judgment in the Godavarman case, which extended protection to forest not recorded as such. ठीक है, तो यहाँ पे जो है opposition has been raised by the certain northeastern states also, claiming that the large tracts of forest land would be unilaterally taken away for the defense purposes. यहाँ national security की बात कर दी. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने कंसर्न रेज किया है कि तब तो भैया हमारा फॉरेस्ट का बहुत सारा लैंड जो है वो डिफेंस वाले ले लेंगे, राइट. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये 1996 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का गोदावर्मन केस, यहाँ पे जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए जो बात कही गई थी उस चीज को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया है. सो दीज वर द थिंग्स विच वर एक्चुअली रेज्ड. ये क्वेश्चंस जो हैं, ये कंसर्न जो है वो रेज करे गए थे. बैलेंसिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ओके, दिस वाज बेसिकली एनैक्टेड टू प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन. ये कंजर्वेशन एक्ट हमने स्टार्टिंग में ही देखा क्यों अप्लाई किया गया, क्यों लेकर के आए थे. डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हो रही थी ऑन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट एंड ऑल, तो उस चीज को लेकर के. इसके अलावा डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल. Okay, now apart from that, the amendment bill act
एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यहाँ पे जो ये एक्ट है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये सारी एक्टिविटीज इसमें बता रहा है कि कौन सा प्रायर अप्रूवल है, क्या है, कैसे है, कौन सी परमिटेड एक्टिविटीज है एंड ऑल, जो कि आप बिना अप्रूवल के भी कर सकते हो। इस टाइप की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। तो आपको ना एक लंबा लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, the things will be done quite before. Now balancing economic benefits and forest conservation is crucial, very important, right? तो उस चीज को यहाँ पर जो है वो ध्यान दिया गया है, and is important to consider case by case examinations rather than the blanket exemptions। वो कहते हैं ना कि एक शूज जो है वो हर किसी को फिट नहीं होती, तो वो वाला सीन जो है यहाँ पर देखने की बात जो है यहाँ पे वो पॉइंट कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी यहाँ पे कह रहा है द प्रॉब्लम विद बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पार्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके अंतर्गत आ गया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब यहाँ पे जो है डेफिनेटली कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको कम करने के लिए हम लोग बहुत सारा स्टेप ले रहे हैं, तो उसमें भी ये एक चीज है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, तो उन सारी चीजों को भी डील करना जरूरी है ना। खैर देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ये किस कंटेक्स्ट में है? इंडियाज फोकस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइमरीली रिवॉल्व्स अराउंड द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑब्वियसली इंडिया का जो फोकस है वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर है ही है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। एंड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंजन इसी में ही कंबशन हो रहा है, एंड ये बेसिकली इसमें जो है फ्यूल जा रहा है, ओके, एंड दैट इंजन इज यूजिंग दैट फ्यूल इन ऑर्डर टू यूज द एनर्जी, मतलब उससे जो है एनर्जी क्रिएट करके वो गाड़ी जो है उसको आगे पुश करने की कोशिश चल रही है, ओके, फ्यूल। तो ये फ्यूल इंटरनल इंजन के अंदर ही जो है ये सारा काम हो रहा है, एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है, दैट इज द वन। एंड बेसिकली इसका टाइप क्या, इसमें फ्यूल क्या हो गया, पेट्रोल इंजन, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है, राइट। सो फॉर इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स, तो ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन जो है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा है, विथ लिथियम आयन बैटरीज बीइंग दी प्रेफर्ड ऑप्शन। लिथियम आयन बहुत ज्यादा अभी हाल ही फिलहाल में जो है वो न्यूज में था, तो उससे जो है बेसिकली इसको रिप्लेस करने की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, टाइप्स ऑफ ईवीज देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने टाइप के होती हैं, क्या है। एक तो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक है BEVs, ठीक है, तो ये दूसरी है FCVs, फ्यूल सेल, ठीक है, तो ये बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे जो है हाइब्रिड वाले इट इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये जो है एक तरीके से कंबाइन कॉम्बिनेशन है बैटरी का भी, ठीक है, मतलब ICE ये इंटरनल कंबशन इंजन वाला सिस्टम विद एन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूल यूसेज, जैसे कि टोयोटा हाई राइडर, ठीक है, टोयोटा हाई राइडर। इसमें क्या है कि आपका जो ट्रेडिशनली अभी हम जो यूज कर रहे हैं ICE, तो वो तो चल रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ हम इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी दे रहे हैं, जिससे कि वो क्या कर रहा है कि फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, और उसको जो है बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो वहां से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको यूज करके इट इज ट्राइंग टू बी पुश्ड फॉरवर्ड। okay, next is the plug-in hybrid vehicles, PHEVs। यहाँ पे ICE और इलेक्ट्रिक पावर जो है दोनों को ही यूज किया जा रहा है, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है इसको जो चार्जेबल बैटरीज हैं वहां से एनर्जी मिल रही है, जैसे कि शेवरले वोल्ट, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है BEVs विच रन फुल्ली ऑन दी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन पावर्ड बाय द रिचार्जेबल बैटरीज, ओके, तो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फुल्ली इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिकली जो पावर जनरेट हो रही है, मतलब यहाँ पे जो बैटरी से पावर जनरेट हो रही है, तो उससे इट इज मूविंग फॉरवर्ड, ओके, जैसे कि टाटा निक्सॉन,
निसान एल लीफ, सॉरी निसान लीफ एंड टेस्ला मॉडल एस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। FCVs कौन सा है? फ्यूल सेल व्हीकल्स। यहाँ पे फ्यूल सेल तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, दीज आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, एमिटिंग ओनली वाटर, जो कि ये काफी ज्यादा जो है न्यूज में रहता है ये। ओके इसका एग्जाम्पल क्या है? टोयोटा मिराई एंड होंडा क्लैरिटी, राइट? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ओवर हियर, टाइप्स बेसिकली। इंडिया में सेल की बात करें यहाँ पे, ओके इंडिया में ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स हैं, इट हैज सीन बेसिकली दी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने के लिए यहाँ पे मिला है, विथ ओवर 2280% इंक्रीज, दैट्स अ ह्यूज नंबर। 2218% बहुत ज्यादा है भाई, इतना ज्यादा जो है इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 साल में। ओके एंड यहाँ पे जो टू व्हीलर्स है, इनकी संख्या कहीं ज्यादा है, इनकी नंबर्स जो है वो कहीं ज्यादा है, लाइक 60% मोर। टोटल का अगर देखें तो 60% ज्यादा ही है, मतलब ये मोर देन 60% ऑफ ऑल द ईवी सेल्स। सपोज कि अगर 100 सेल हुए तो उसमें तो 60 जो है वो क्या है? टू व्हीलर्स है, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? टू व्हीलर्स है, राइट? एंड द गवर्नमेंट टारगेट्स 30% ऑफ प्राइवेट कार्स, 30% टारगेट करी गवर्नमेंट की जो लोग हैं जो प्राइवेट कार्स यूज कर रहे हैं उनको क्या मिल, वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, राइट? 70% ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स एंड 80% ऑफ द 2 एंड 3 व्हीलर्स। 2030 तक जो है वो टारगेट करके रखे कि हमको इन सभी को इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करवाना है। ये हमारा सारा का सारा मेंस के वाटर पॉइंट हो गए। ओके मेंस के पर्सपेक्टिव से सारा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? कितना सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल गया है, राइट? चलो नाउ द मेजर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स व्हेन इट्स कम्स टू प्रमोटिंग द ईवीज, इसको प्रमोट करने के लिए पहला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का, ठीक है? ये जो है बेसिकली इसका काम क्या है? CO2 एमिशंस जो है उसको रिड्यूस करने का एम है। दूसरा है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया, दैट इज द फेम। ओके ये पूरा का पूरा जो है वो शॉर्टकट हो गया, फेम इंडिया स्कीम। हियर या व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? इट प्रोवाइड्स द सब्सिडीज, ठीक है? तो सब्सिडीज इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर देन सब्सिडीज आपको यहाँ पे फेम स्कीम के, फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लिंक्ड incentive scheme, that is the PLI scheme, National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage. So this is related to the battery storage, advanced battery storage. It encourages development of advanced battery technologies. Okay, now the next one is Go Electric campaign. यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि educate करना public को that how this EV is actually going to be really very good for us. हमारे लिए, हमारे environment के लिए जो है वो किस तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। Next comes the what are the issues? Obviously बात है, सारे तो good sides होते नहीं है ना, है ना? As I told you in the last video itself, there are some bad sides also, negative sides also. तो देखते हैं क्या है। Upfront subsidy, यहाँ पे जो है स्टेट की तरफ से हमको पुश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब स्टेट की तरफ से हमको ना थोड़ा पुश किया जाए कि हाँ भाई जाओ, और वो पुश कैसे मिलेगी? सब्सिडीज से, राइट? सो स्टेट सब्सिडीज आर क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल ईवी अडॉप्शन। ओके बट यहाँ पे जो सब्सिडी का जो है वो बेसिकली उतना कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पर मिडिल या फिर अपर मिडिल क्लास को जो है वो नहीं दिखता है, बट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सब्सिडी एंड्स अप बेनिफिटिंग द मिडिल और द अपर मिडिल क्लासेस हु परचेजेस द BEVs। सॉरी फॉर दिस, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया। यहाँ पे एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि सब्सिडीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्रूशियल है काफी ज्यादा ईवी के अडॉप्शन के लिए। व्हेन इट कम्स टू द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सब्सिडी, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है, अच्छा खासा पोर्शन जो है वो बेसिकली अपर क्लास एंड मिडिल जो क्लासेस हैं उनको इसका सॉरी मिडिल एंड अपर मिडिल क्लासेस जो हैं, ओके मिडिल एंड अपर मिडिल क्लासेस जो हैं उनको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। दिस इज व्हाट इट मींस। ओके नेक्स्ट इज चार्जिंग नेटवर्क।
राइट। चार्जिंग नेटवर्क, ऑब्वियस सी बात है, बैटरी आपको पता चला कि ठीक है आपको और लंबा जाना है, कहीं पे गए बैटरी उसके हिसाब से आपकी चार्ज है, फुल करके गए, लेकिन क्या पता कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि भाई और आगे जाना है या फिर रिटर्न हो करके, या फिर कोई और दिक्कत आ गई बैटरी में, उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ गई, एनी सिचुएशन, टेक एनी सिचुएशन, राइट। सो वहां पे दिक्कत है। ओके तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द यूनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। यूनिक चार्जिंग, 2 and 3 wheelers dominate India's vehicle mix, requiring a tailored approach to charging infrastructure. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको उसी हिसाब से टेलर्ड अप्रोच लेना होगा, क्योंकि ज्यादातर जो है 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स है जो कि ईवीज पे चल रहे हैं ना, है ना, तो इस चीज के लिए हमको उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बिल्डअप करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी source is also very much important. India's grid is still heavily reliant on the coal fired thermal plants, तो इस limiting the environmental benefits of the EVs। और वैसे बात है, देखिए अब जो कार है ओके आपको चार्ज करनी है, राइट, यू gonna have to charge this और दिस और दिस, एनी ऑफ दिस, राइट, तो इनको चाहिए होगी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होंगे ना, राइट। अब लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इफ यू आर यूजिंग दीज बैटरी चार्ज्ड these kind of vehicles and all, so it will help reduce the environment का पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग फ्यूल कंबशन नहीं होने दे रहे, फ्यूल का जो है वहां पे यूसेज कम हो रहा है। बट द थिंग इज दैट इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग बेसिकली द कोल्ड काइंड ऑफ स्टफ ओनली, है ना, तो इस चीज से भी तो पोल्यूशन रिलीज हो रहा है। एंड मोर द नंबर ऑफ व्हीकल्स, द मोर वी रिक्वायर द इलेक्ट्रिसिटी, मोर बर्निंग ऑफ द कोल, देन डेफिनेटली पोल्यूशन भी ज्यादा होगा। ओके तो ये वाला सिचुएशन जो है काफी ज्यादा बहुत ही वैलिड, बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो कि यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट इज द वैल्यू चेन, इंडिया हैवी रिलायंस ऑन द इंपोर्ट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी मच प्रॉब्लमेटिक ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग लिथियम को इंपोर्ट करने पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट होगा तभी जाकर के हमारे सारे काम जो है वो बेसिकली होंगे, तो ये भी जो एक डिपेंडेंसी है, that is also a kind of problem to us, problem for us. Now the alternatives क्या हो सकते हैं? ऑल्टरनेटिव में हाइब्रिड मॉडल, एथेनॉल एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे लिए हो सकता है अच्छा, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स हो सकते हैं हमारे लिए अच्छे ऑल्टरनेटिव। सिंथेटिक फ्यूल्स also these can also offer a kind of alternative for the BEVs, okay, तो ये एक चीज जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, right। now the next comes the global tropical primary forest cover continued to decline unabated in 2022। so basically यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है ओके उसके कम होने के बारे में है ये, जो कि एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सो ट्रॉपिकल एरियाज लॉस्ट 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन 2022, मतलब सिर्फ एक साल में हमने इतने मिलियन हेक्टेयर्स के जो फॉरेस्ट कवर थे वो खो दिए हमने। कैसे खो दिए? कोई चुरा के थोड़े ले गया, सफाई किया किसने किया? हम ही लोग में से किसने किया, किसी के तो साथ होगा, किसी का तो मिली भगत होगा, है ना, तो दैट वी नीड टू सी। नाउ इक्विवेलेंट टू एन एरिया ऑफ 11 फुटबॉल फील्ड्स पर मिनट, ओके, एक मिनट में 11 फुटबॉल स्टेडियम जो मतलब एक फुटबॉल स्टेडियम इमेजिन करो कितना बड़ा होता है, वैसे 11 फुटबॉल स्टेडियम्स जो है एक मिनट में सफाया हो गया। उस हिसाब की स्पीड से जो है इन्होंने फॉरेस्ट की कवर को खत्म कर दिया है। Okay, so this forest loss resulted in 2.7 billion tons of the carbon dioxide emissions, similar to India's annual emissions for the in the fossil fuels। तो इंडिया में जो इतना फॉसिल फ्यूल का एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है इंडिया में पूरे साल में, उतना का जो है यहाँ पे उतने टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लॉस हुआ है यहाँ पे। तो ट्रीज जो है वो कंज्यूम करती थी फोटोसिंथेसिस एंड देन ऑक्सीजन होता था, उतना ऑक्सीजन भी तो कम हो गया ना।
Primary forests, which are mature and undisturbed natural forests, store more carbon and have higher biodiversity than the other forests. ठीक है, प्राइमरी फॉरेस्ट यानी कि जो मेच्योर फॉरेस्ट है, जो अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उसमें क्या होता है कि कार्बन अब्जॉर्ब करने का ज्यादा अच्छा, कार्बन स्टोर करके रखने का जो है वहां पे ज्यादा ज्यादा जो है क्षमता एक तरीके से आप कह सकते हैं होती है, और बायोडाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा हाई रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बार अगर प्राइमरी फॉरेस्ट जो है, if it is lost then it is gone, it is quite difficult to replace it, बहुत मुश्किल है उस चीज को रिप्लेस करना। सेकेंडरी फॉरेस्ट जो है वो किसी भी तरीके से प्राइमरी फॉरेस्ट का मैच नहीं कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, प्राइमरी मीन्स मेच्योर एंड अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल फॉरेस्ट, सो दोज आर द वंस। सेकेंडरी फॉरेस्ट में वैसा क्षमता नहीं होता है। अभी आप यहाँ पे ही देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, दैट दिस मैप इज एक्चुअली रॉन्ग, राइट, इंडिया का जो है, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 तक का है टोटल डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ है, 6,85,300 स्क्वायर माइल, 685,300 माइल्स का जो स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है वो डिफॉरेस्टेड हो चुका है। टोटल यहाँ पर बता रहा है डिफॉरेस्टेशन, इट मीन्स दी हाफ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आपको ग्रेइश कलर बता रहे हैं ना, इसका मतलब सिर्फ यहीं से ही नहीं गया है, मतलब इसके बताने का तरीका, इसके बताने का मतलब है कि इतने एरिया का जो है एक तरीके से आपका फॉरेस्ट गायब हो चुका है। दिस इज जस्ट अ डिनोशन काइंड ऑफ थिंग, वो डिनोट करने के लिए है ये। Since 1990, the world has lost more than 4% of its forests. 4% से ज्यादा जो है हमने फॉरेस्ट खो दिया है। दिस इज रियली वेरी गुड, दीज आर रियली वेरी गुड इमेजेस। मैं आपको मतलब पीडीएफ जो है हमारी करंट अफेयर्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको ये मिल जाएगा, तो ठीक है, इसको इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, कलर्स का क्या मीनिंग है, दैट इज ऑल्सो देयर, 100% कवरेज एरिया, एंड यहाँ से जो है ये नेगेटिव में होते जा रहा है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स प्लीज गो थ्रू ऑल दैट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच फाइंडिंग्स। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच में जो है ये क्या फाइंडिंग्स हमको देखने के लिए मिली है, द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक, ठीक है, वर्ल्ड जो है वो ट्रैक पे नहीं है इन ऑर्डर टू मीट द फॉरेस्ट रिलेटेड कमिटमेंट्स। फॉरेस्ट रिलेटेड जो हमने कमिटमेंट्स किए उस हिसाब से वी आर नॉट वर्किंग, इंक्लूडिंग एंडिंग डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। ये तो कभी नहीं होने वाला, इट्स लाइक दैट कि भाई बस प्रॉमिस करने वाली बात होगी कि हमने प्रॉमिस कर लिया 2030 तक जो है डिफॉरेस्टेशन कैसे खत्म होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, ये बस मनगढ़ंत बात बनाने से थोड़ी होता है। ओके, सो इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन बाय दैट ऑफ द 2030 एंड रीस्टोरिंग 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लॉस्ट एंड डिग्रेडेड लैंड्स बाय 2030, ये टारगेट करके रखे हुए हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग काम करेंगे, बट ये चीज जो है वो देखने में हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है ये, नॉट ऑफ दैट ऑफ द इंडिया। ओके, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 10%। डिफॉरेस्टेशन है, अगर हम 2030 का टारगेट ये जो हम लोग लेकर के चले हैं ये आप रिड्यूस करना चाहते हो तो इस केस में 10% एनुअली जो है हमको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऑल्दो द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट इन 2022 was 3.1% lower than that of the baseline, it still exceeded the required level of over 1 million hectares. So यहाँ पे ये जो पॉइंट है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है दो। 2030 तक by 2030 350 million hectares of forests are supposed to be restored. Tree cover needs to be increased by the 22 million hectares per year from 2021 to that of the 2030. These are the targets basically it is being talking about, that what we can actually do over here. Despite some gains, the net change in tree cover over the past 20 years has been a loss ऑफ 100 मिलियन हेक्टेयर्स। हमने तो आगे बढ़ने की कोशिश करी थी लेकिन इस तरह यहाँ पे जिस तरीके से काम चल रहा है वी आर जस्ट गोइंग
फॉरवर्ड, और जिस तरीके से मैं बोर्ड से बाहर एकदम कैमरा से चली गई ना, वैसे ही लग रहा है कि कभी धरती पर भी जो है ये सारे ट्रीज एक तरीके से गायब हो जाएंगे. Okay, including that forests are still being lost instead of restored at the required rate. हम जो हैं जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो भी फॉरेस्ट जो है वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं, वो जो है कहीं खोते जा रहे हैं. खो क्या रहे हैं, हम ही काट करके उसको फिनिश ऑफ कर रहे हैं. अब कंट्री स्पेसिफिक तरीके से बात करें, सबसे पहले तो हम इंडिया की बात करते हैं. ओके, 43.9 थाउजेंड हेक्टेयर्स जो है ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट 2021 एंड 22 में हमने इतना लूज कर दिया है. जस्ट इमेजिन, एक साल में हमने इतना खो दिया, मतलब 2 साल में 21 में और 22 में दोनों में ही हमने जो है इतना फॉरेस्ट को गंवा दिया. अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्री कवर ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, तो ट्री कवर इतना ज्यादा 17% जो है हमने गंवा दिया, ट्री कवर जो था इस टाइम पीरियड में 21-22 में. ब्राजील हमेशा हॉट पॉइंट है, लंग्स. ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी फॉरेस्ट कवर का जो लॉस की अगर बात करें, ये काफी हाई रेट पे हुआ है 2022 में, 2022 में बहुत हाई रेट पे हुआ है, इंक्रीजिंग बाय 15% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. पहले से कंपेयर करते 15% ज्यादा बढ़ गया. पहले 100% था तो 115 हो गया. यहाँ पे स्पीड, इतनी स्पीड से यहाँ पर काम हो रहा है. नॉन फायर रिलेटेड ऑल्सो लॉसेज also reached the highest rate since 2005. आग से नहीं बर्बाद हो रहे, दूसरे रीजंस की वजह से जो है अच्छा खासा यहाँ पे डिग्रेड, मतलब ये जो फॉरेस्ट जो है उनका कवर वो गायब होता जा रहा है. नेक्स्ट कम्स द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ओवर 500,000 hectares of primary forest cover in 2022 due to population growth and increased demand for food, these has been cleaned. तो डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे हुआ है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, खाने का डिमांड ज्यादा हो गया है, तो इन जंगलों को हटाओ, खाना उगाओ. कॉन्गो का ये सिचुएशन है. इंडोनेशिया एंड मलेशिया, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फॉरेस्ट की जो लॉस हो रही थी उसकी रेट में इन्होंने रिडक्शन जरूर किया है, रिड्यूस जरूर हुआ है यहाँ पे 2022 में. तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज है. लेकिन वहीं पे ही घाना एंड बोलीविया की बात करें तो यहाँ पे काफी रैपिड पेस में फॉरेस्ट कवर जो है वो गायब होते गए हैं. ओके, तो ये सब जो है काफी ज्यादा कंसर्न वाली बात है. एंड ये पूरा का पूरा जो पेज है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आई वॉन्टेड टू मेक अ स्टार, आई डोंट नो व्हाट आई वाज मेकिंग. ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्गो का, सॉरी ये तो चिली है, कॉन्गो कहाँ है, अफ्रीका में. सो आई हैवंट इंक्लूडेड दैट, आई गेस सो इट इज नॉट देयर. ओके, खैर कोई बात नहीं. सो दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज एनालिसिस. आई होप आप सभी को जो है मजा आया होगा. यू पीपल मस्ट हैव enjoyed it, right? So see you in the next class. Bye bye, take care and have a great time.